हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने प्लेटी एलमंथीज और एसके एलमंथीज फाइलम के बारे में स्टडी की थी, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट दो फाइलम करेंगे। अभी तक अपन पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एलमंथीज, एसके एलमंथीज फाइलम कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लेते हैं कि एनेलिडा के मेंबर को एनेलिडा क्यों कहा जाता है। तो देखो, इसके अगर अपन मेंबर देखें तो उनके ऊपर देखो ये लाइंस दिख रही है और इन लाइंस की वजह से रिंग लाइक अपीयरेंस आती है और रिंग को एन्यूलस कहते हैं और इडोस का मतलब होता है फॉर्म, मतलब इनकी रिंग लाइक फॉर्म है, इसी वजह से इन्हें एनेलिडा कहा जाता है। फिर बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ज्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। और फ्री लिविंग में ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी, और टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड पे। अपनी बुक में 3 हाईलाइट करके मेंबर दे रखे हैं। एक दे रखा है लीच का, जो कि कैसी हो गई, पैरासाइट। ये दोनों कैसे हैं, फ्री लिविंग। इसमें से अर्थवॉर्म जो है वो टेरिस्ट्रियल हो गया और नेरीज जो है वो एक्वेटिक हो गया। तो एक एक एग्जांपल तीनों के दे रखे हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो 6 पॉइंट जिसके बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, वो पॉइंट लेते हैं। पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात की जाए तो इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। और उन 3 जर्म लेयर के बीच में कैविटी भी होती है जो मीजोडर्म से कवर्ड होती है, मतलब ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। यू सिलोमेट होते हैं। फर्स्ट ऐसे फाइलम है जो यू सिलोमेट होते हैं। इसके पहले एसके एलमंथीज आता है, उसमें सिलोम तो होती है पर ट्रू सिलोम नहीं है। तो अगर पूछे कौन सा फर्स्ट फाइलम था जो ट्रू सिलोमेट था, तो वो कौन सा था, एनेलिड्स थे। और ट्रू सिलोमेट भी 2 तरह के मैंने आपको बताए थे, जो मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रू सिलोम 2 तरह की होती, साइजोसील और एंटेरोसील। तो ये कौन से होते हैं, साइजोसिलोमेट होते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन होता है। देखो इनके बाहर ऐसे लाइनें दिख रही है, तो ये सेगमेंटेशन इनमें अच्छे से दिख रहा है आपको। और ऐसा कैसा सेगमेंटेशन इनके अंदर भी होगा, तो इनमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और ये एक सेगमेंट जो होता है मेटामर कहलाता है, तो मेटामेरिज्म शो करते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है, यही वजह है कि एनेलिडा एक नॉन कॉर्डेट है। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मेटामेरिज्म। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। देखो हर इनकी भी देखे तो बाहर से ऐसे बता सकता हूं, 1 2 3 ऐसे काउंट कर सकता हूं सेगमेंट, इसकी भी काउंट कर सकता हूं, इसमें भी काउंट कर सकता हूं। तो बाहर से ही सेगमेंट्स दिखते हैं, मेटामर्स होते हैं, यही वजह। और ये मेटामर्स कैसे दिखते हैं, रिंग जैसे दिखते हैं, यही वजह इन्हें एनेलिडा कहा जाता है। और सेगमेंटेशन इनमें कौन सा होता है, मेटामेरिज्म टाइप का होता है। बात आती है लोकोमोशन की। तो देखो अभी तक कोई स्पेसिफिक लोकोमोशन के ऑर्गन नहीं थे। अगर कोई चीज मूव कर रही थी तो अपनी बॉडी वॉल को ही यूज करके क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी बॉडी वॉल को ही यूज करके भी मूव करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से मसल्स भी होगी। तो ध्यान से देखना। पहले अपन एग्जांपल लेते हैं इस भाई साहब का। ये है अपने नेरीज और ये एक एक्वेटिक एनिलीड है। देखो एनसीईआरटी यहां लिखती है एक्वेटिक एनिलीड्स लाइक नेरीज। इसका मतलब नेरीज कैसा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसके ऊपर लेटरल एपेंडेज होते हैं। देखो एपेंडेज क्या होता है कि अगर जो बाहर वाली बॉडी वॉल होती है उसी के एक्सटेंशन निकलकर कुछ बनते हैं तो उसे एपेंडेज कहते हैं। यहां पर ये एपेंडेज लेग की तरह और लेटरली निकले हुए हैं, इसलिए इन्हें पैरापोडिया कहते हैं। ये देखो ये जो सब दिख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला, ये सब क्या है, पैरापोडिया। देखो इनकी पूरी बॉडी बाहर वाली वॉल पे ऐसे लगे हुए हैं। और इन पैरापोडिया की वजह से नेरीज जो है वो स्विम कर सकता है। तो नेरीज में लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं। और इन पैरापोडिया पर काइटिन के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी। पैरापोडियम हैज काइटिनस सिटी। तो ये जो नेरीज जो होता है इनके साइड में लेटरल अपेंडेज होते हैं जिसे पैरापोडियम कहते हैं। और पैरापोडियम के ऊपर एक वर्ड पैरापोडियम एक साथ पैरापोडिया कहलाता है। और इनके ऊपर काइटिन के बने हुए सिटी होते हैं जो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। बाकी के मेंबर जो होते हैं उनकी बॉडी की जो वॉल जो होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है जो लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है।
हालांकि कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें खाली सिट्टी सिट्टी होते हैं, मतलब पैरापोडिया नहीं होते, जैसे कि अर्थवर्म, उनमें सिट्टी होते हैं लेकिन पैरापोडिया नहीं होते हैं। और कुछ मेंबर जैसे कि लीच जैसे, जिसमें ना पैरापोडिया होते हैं ना सिट्टी होते हैं, ठीक है। सिर्फ वो अपनी बॉडी की वॉल को, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को यूज करके ऐसे वॉर्म लाइक मोशन शो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था लोकोमोशन के बारे में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इनमें सिस्टम होंगे क्योंकि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। इसका मतलब एक एंड पे माउथ होगा, एक एंड पे क्या होगा, एनस होगा। और जिसमें भी ऐसे माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और उनका बॉडी का जो फॉर्म होता है या बॉडी प्लान जो होता है वो क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, ठीक है। इनका भी होगा। और इनकी एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड होती है पूरी बॉडी में। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। बात करते हैं रेस्पिरेशन। एक और चीज, यहां पर अर्थवॉर्म के डाइजेशन को और डिटेल में पढ़ना, रेस्पिरेशन को और डिटेल में पढ़ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्थवॉर्म के बारे में अपन एक अलग से चैप्टर में करेंगे। तो फिर यहां पर क्यों एक्स्ट्रा करना, ठीक है। जो अपनी बुक है उसी को अच्छे से, उसका हर एक पॉइंट अच्छे से कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप इन्हीं पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जब ना तो एक्स्ट्रा नीट में आता है, ना अपने 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, तो फिर क्यों, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको अर्थवॉर्म का डाइजेशन वगैरह नहीं समझा रहा बना के, क्योंकि वो अर्थवॉर्म वाले चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है। बात आती है रेस्पिरेशन की। तो इनकी जो बाहर की बॉडी वॉल होती है, जब इनकी बॉडी वॉल देखते हैं तो उनकी बॉडी वॉल में सबसे बाहर देखो, पहले तो इनकी बॉडी वॉल देखोगे तो एक एपिडर्मिस होगी, और उस बॉडी वॉल के नीचे दो लेयर होगी, एक होगी लॉन्गिट्यूडनल लेयर और एक कौन सी होगी, सर्कुलर मसल्स लेयर। और सबसे बाहर की तरफ एक और लेयर होगी जिसे क्यूटिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्यूटिकल। अब इनकी जो क्यूटिकल जो होती है, या ऊपर वाली लेयर को स्किन कह सकते हैं, वो हमेशा मॉइस्ट रहती है, मतलब उसमें मॉइस्चर होता है। और इस मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करके ही ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। एनसीईआरटी तो इतना ही लिखती है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, याद कर सकते हैं। वैसे कुछ के अंदर गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। और ये गिल्स कहां पर होते हैं, पैरापोडिया के ऊपर होते हैं, ठीक है। और अगर गिल से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रेस्पिरेशन के नाम आएंगे। तो स्किन से हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, गिल से हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो होता है, एनेलिड्स में पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा वर्ड यूज हो रहा है। अभी तक अपन एब्सेंट एब्सेंट लिखते आ रहे थे। और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब हार्ट से जो ब्लड वेसल्स में जाएगा वो कभी भी वेसल्स के बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब इनके अंदर कैपिलरी सिस्टम होगा। जो टिश्यू जो होंगे वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं। इनके कुछ मेंबर में जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। लेकिन अपने से कंपेयर किया जाए तो अपने अंदर हीमोग्लोबिन ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी के अंदर होता है। इनमें आरबीसी नहीं होती। ये हीमोग्लोबिन का होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इसमें होता है नेफ्रीडिया से। क्या स्ट्रक्चर का नाम याद रखना है, नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया से होता है, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म में लगभग लगभग हर सेगमेंट में होते हैं। तो नेफ्रीडिया जो होता है उससे एक्सक्रिएशन होता है इसमें। और यही नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाते हैं, ठीक है। ज्यादातर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाएंगे, वाटर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, मिनरल बैलेंस करवाएंगे। फिर आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में देखो, मैंने आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मैंने एसके एलमंतीज, प्लेटी एलमंतीज में भी बताया था कि जो अपने नॉन कोऑर्डिनेट होंगे उनका नर्वस सिस्टम में डबल नर्व कोड होगा, सॉलिड नर्व कोड होगा और वेंट्रल साइड में होगा। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इनमें पियर्ड गैंग्लिया बनाकर एक रिंग बना लेते हैं, नर्व रिंग। इसे आप ब्रेन जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो नर्व रिंग होती है, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड होते हैं। और अपनी बुक कह रही है कि पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू नर्व कोड। ये जो होता है ये इससे किससे कनेक्ट होता है, लेटरल नर्व से कनेक्ट होता है, ठीक है। कहने का मतलब है इनमें नर्व रिंग होती है और वो जो यूजुअली जो पॉइंट है डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड होता है, ठीक है। फिर बात आती है स्केलेटन का।
इसमें ऐसे कोई मिनरल वाला स्केलेटन, हार्ड स्केलेटन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इनका जो बॉडी फ्लूइड होगा वो ही इन्हें ऐसे लंबा करके रखता है। इसका मतलब इनका स्केलेटन कौन सा है, हाइड्रोस्केलेटन। जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो ही स्केलेटन का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो एनेलिडा के जो मेंबर होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये जो होते हैं इसके कुछ मेंबर डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ऐसा होगा इस वाले भाई साहब में, नेरीज में। लेकिन कुछ मेंबर मोनोसियस होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट होंगे। ऐसे मतलब बाइसेक्सुअल होंगे। ऐसे कौन कौन होंगे, ये दोनों अर्थवर्म और हिरुडिनेरिया। ये दोनों अर्थवर्म और हिरुडिनेरिया, मतलब हिरुडिनेरिया को लीच भी कहते हैं। तो लीच और अर्थवर्म ये दोनों मोनोसियस है, जबकि ये डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। अपने नेरीज में कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अर्थवर्म में भी एक्सटर्नल होता है। हालांकि अर्थवर्म में क्या होता है कि ऐसे दो जो अर्थवर्म होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, अगर आपको किसी के मन में डाउट हो, जब ये बाइसेक्सुअल है तो दो ऑर्गेनिज्म की क्या जरूरत है, तो इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ मैच्योर्ड नहीं रहते, ठीक है। तो दो अर्थवर्म होंगे, एक दूसरे के पास में आएंगे। तो इस हिसाब से लगता है कि कौन सा फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, इंटरनल, लेकिन वो कोकून के अंदर होता है। ये अर्थवर्म जब अपन करेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, इनमें इंटरनल नहीं होता। अर्थवर्म में वो फर्टिलाइजेशन का होता है, कोकून के अंदर होता है, ठीक है। लीच के अंदर कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, तो इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कुछ में इनडायरेक्ट, कुछ में डायरेक्ट। नेरीज में आप याद रख सकते हैं इनडायरेक्ट होता है, और अर्थवर्म और लीच में कैसा होता है, डायरेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा बनेगा, और कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोनोसियस डायोसियस दोनों कंडीशन प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कंडीशन प्रेजेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो अपनी बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिनके तीनों के डायग्राम मैंने बता रखे हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है हिरुडिनेरिया का, जो कि ब्लड सकिंग लीच है। ये है अर्थवर्म, जिसका नाम फेरेटिमा दे रखा है। ये नेरीज, जिसे अपन सैंड वर्म भी कहते हैं। देखो, जब आपको एनेलिडा पढ़ाया जाता है हायर क्लासेज में, तो एनेलिडा की 3 क्लासें पढ़ाई जाती है, और हर मेंबर ये उन एक एक क्लास का दे रखा है। हालांकि अपने क्लासिफिकेशन है नहीं, ना ही अपन को याद रखना है, लेकिन 3 क्लासें होती है, ओलिगोकीटा, पॉलीकीटा और हिरुडिनेरिया। तो ये तीनों जो होता है वो एक एक के हैं। ये पॉलीकीटा का, ये ओलिगोकीटा का, और ये तीसरी क्लास का। हालांकि अपन को क्लासिफिकेशन नहीं रखना, अपन को ये सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं, इनके जो नाम है वो भी याद कर लेना। ये अपना पूरा किसके बारे में था, एनेलिडा के बारे में। तो आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आर्थ्रोपोडा के बारे में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। तो देखो, आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम नहीं, लार्जेस्ट फाइलम ही समझो इसे, ठीक है। और इस फाइलम के अंदर इंसेक्ट भी होते हैं, और इंसेक्ट जो है लार्जेस्ट क्लास कहलाती है, और यही वजह है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। अपनी बुक में एक डेटा लिखा हुआ है कि अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है उसका ऑलमोस्ट 2/3 जो होता है वो किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फाइलम है, ठीक है। अब इनका नाम आर्थ्रोपोडा क्यों हुआ, तो देखो, आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है, और पोडा का मतलब होता है फुट और अपेंडेज। अपेंडेज अभी मैंने क्या बताए थे, जो स्किन से आउटग्रोथ निकल के कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें अपेंडेज कहते हैं। तो इनके जो जितने भी अपेंडेज होंगे, जैसे कि अगर मैं इनके पैर देखूं तो आप इसको पैर को देख पा रहे हैं, ये एक सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट है, फिर छोटे छोटे सेगमेंट है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे सेगमेंट है और वो जुड़े हुए हैं, जॉइंटेड है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज की वजह से आर्थ्रोपोडा कहते हैं। अगर देखो, ये इसके सर के ऊपर ऐसे हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन एंटीना कहते हैं, अगर उसको भी देखेंगे तो वो भी ऐसे जॉइंटेड होगा, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेज की वजह से इसको क्या कहा जाता है, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। अब बात करते हैं हैबिटेट की। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर ऑलमोस्ट सब जगह होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग में वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में होते हैं। टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, कुछ उड़ भी पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट, इनमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये भी यूसिलोमेट होते हैं, इनमें भी ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, और ये भी कैसे होते हैं, साइजोसिलोमेट ही होते हैं, ठीक है। इनमें भी ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एनेलिडा में भी ट्रू सेगमेंटेशन था, वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है, और इनमें भी ट्रू सेगमेंटेशन होता है। इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, यही वजह इसे नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है, कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर की जो आर्थ्रोपोडा को थोड़ा यूनिक बनाता है। तो देखो, पहला है कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेज होते हैं, ये तो आपको पता चल ही चुका है, यही वजह इन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं। जैसे अगर आप इसके लेग को देखें तो वो भी एक जॉइंट अपेंडेज है, और यही उसमें लोकोमोशन का काम करता है। कुछ अपेंडेज इसके जैसे एंटीना वगैरह जो होते हैं वो सेंसरी पर्पज का भी काम करते हैं, कुछ फीडिंग में भी काम में लिए जाते हैं। तो इनके जॉइंट अपेंडेज जो है वो लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन पूछे आर्थ्रोपोडा में किससे होता है, तो इनसे पैर से होंगे, जो कि जॉइंट अपेंडेज है, ठीक है। एक आर्थ्रोपोडा के मेंबर के ऊपर अगर आपने कॉकरोच देखा है तो उसके ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ब्राउन कलर का, तो वो जो है एक्सोस्केलेटन है। मतलब आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन होता है, और कहां होता है स्केलेटन, बाहर की तरफ होता है, और किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन है, और किसका बना होता है, काइटिन का। इसका मतलब काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। एक और, आर्थ्रोपोडा के ज्यादातर मेंबर जो होते हैं वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होते हैं। किस किस में डिवाइड होते हैं, आगे वाला पार्ट हेड, उसके बाद थोरैक्स। थोरैक्स वो पार्ट होगा जहां से इसके लेग्स वगैरह निकले हुए रहते हैं, और पीछे का जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एब्डोमेन। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ज्यादातर इनके आर्थ्रोपोडा के मेंबर में बॉडी डिवाइडेड होती है। ये कुछ आर्थ्रोपोडा के यूनिक फीचर। अब एक एक करके अपन बाकी के पॉइंट लेते हैं। पहला, डाइजेशन। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट होता है, मतलब माउथ और एनस अलग ओपनिंग होगी, और ऐसे को क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा इनमें भी। बात करते हैं अगेन, क्या अपन को यहां पर कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह करना चाहिए, वो कॉकरोच का एक अलग से चैप्टर है, वहां पर देख लेंगे अपन, ठीक है। रेस्पिरेशन, तो देखो इनमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखो गिल्स और बुक गिल्स क्या होता है, तो गिल्स तो वो सरफेस होती है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन करवाने के काम में आती है। अगर ऐसी बहुत सारी सरफेस है, एक से ज्यादा सरफेस है, तो एक बुक लाइक अपीयरेंस आती है, तो उसे अपन बुक गिल्स कह देते हैं। लंग्स जो है ऐसी सरफेस होगी जो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में होगी, और उनमें भी ऐसे अगर ग्रुप बन रहा है तो उसे बुक लंग्स कहेंगे। और ज्यादातर जो इंसेक्ट जो होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के ज्यादातर मेंबर इंसेक्ट ही होते हैं, तो उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम। ये क्या होता है, सपोज करो कि ये एक इंसेक्ट है, तो इसके यहां पर बॉडी वॉल में क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या होते हैं, पोर होते हैं। और ये पोर जो होता है ये उनके आगे ही क्या होती है, ऐसी ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब को क्या कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। ये ट्यूब ही तो ट्रैकियल सिस्टम बनाती है, ठीक है। और ये ट्यूब पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, तो इसका मतलब है यहां से जो ऑक्सीजन जो जाएगी उसको ट्रांसपोर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो गिल्स किस में होते हैं, प्रोन में। बुक गिल्स किस में होते हैं, किंग क्रैब में। ये अपने सब एनसीईआरटी के एग्जांपल ही है। बुक लंग्स किस में होते हैं, स्कॉर्पियन में। और जितने भी इंसेक्ट है उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। फिर आते हैं सर्कुलेशन। तो इनमें सर्कुलेशन कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका मतलब कैपिलरी सिस्टम नहीं होगा। ब्लड जो होगा वो ओपन चैम्बर में आएगा, ब्लड वेसल से बाहर निकल के, जहां पर टिश्यू डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आएंगे। ऐसी कैविटी को अपन क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो ब्लड जो होता है उनमें ज्यादातर मेंबर जिसमें इंसेक्ट आते हैं उनके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब ब्लड जो होता है वो जिनमें मैं कह रहा हूं ज्यादातर मेंबर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी क्या बोला कि इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकियल सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है। जब पूरी बॉडी में फैला हुआ है तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट गैसों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, तो इनको जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात। तो जिनमें ट्रैकियल सिस्टम है उनका जो ब्लड जो होगा उनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा ही नहीं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा तो उनका ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा। ऐसे ब्लड को हीमोलिम्फ भी कहते हैं। लेकिन कुछ आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पिगमेंट होता है, क्योंकि उनको जरूरत होती है, जैसे प्रॉन वगैरह में तो गिल्स होते हैं,
तो इनको जरूरत होगी। तो अगर इनमें पिगमेंट है तो इनमें एक हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है। क्या होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, ये तो हुआ अपने आर्थ्रोपोडा के सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन होगा कैसा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बात करते हैं एक्सक्रिएशन की। तो एक्सक्रिएशन की अपने बुक में दे रखा है कि इनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। और ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, अगर आप देखोगे अर्थवर्म जो अपने कॉकरोच वाला जो चैप्टर है उसमें देखोगे तो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये मिड गट है, इसके ऊपर मतलब फोर गट होती है, फिर मिड गट, और फिर ये पीछे वाला गट का पीछे वाला हाइंड गट पार्ट है। और इन दोनों के बीच में ऐसे बहुत सारे निकले हुए रहते हैं ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, इनको क्या कहते हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये एक्सक्रिएशन का काम करती है और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। लेकिन अपनी बुक में ही पेज नंबर 291 जहां एक्सक्रिएटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है एनिमल्स का, वहां पर एक और आर्थ्रोपोडा के बारे में दे रखा है। वहां पे लिखा हुआ है कि क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन, प्रॉन अपन ऊपर से कर रहे हैं, प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड होती है। तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं इसमें? मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो ज्यादातर इंसेक्ट में होता है, और कुछ में एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड होती है जैसे कि प्रॉन में। ये दो एग्जांपल याद रखें। फिर बात करते हैं नर्वस सिस्टम का। तो इसका भी नर्वस सिस्टम लगभग लगभग एनेलिडा जैसा ही होता है। एक नर्व रिंग होती है जो ब्रेन जैसा काम करती है, और डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड होता है। ठीक है, तो अभी ये इंफॉर्मेशन नोट कीजिए आप। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अभी भी इसमें कुछ पॉइंट करने बाकी है, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो होता है उसमें सेंसरी ऑर्गन भी होता है। 3 सेंसरी ऑर्गन के बारे में याद रखना है। एक होता है एंटीना, आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर हेयर लाइक ऐसे हिलते रहते हैं स्ट्रक्चर, वो है एंटीना। और ये किसके काम आते हैं? एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए। ये इन एंटीना से टच के रिसेप्शन भी लेता है, स्मेल के रिसेप्शन भी लेता है। ठीक है, आसपास के एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के काम में आते हैं इसके एंटीना। फिर होती है इनमें आई। तो इनमें आई 2 तरह की होती है, एक होती है ओसिलाई और एक होती है कंपाउंड आई। ओसिलाई जो होती है वो बेसिकली एक मतलब एक सिंपल आई है जैसा कि अपन में होता है, और कुछ इनमें कंपाउंड आई भी होती है। अब कंपाउंड आई क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड आई के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, और हर स्ट्रक्चर क्या करता है? सामने जो भी चीज है उसकी छोटी सी इमेज बनाएगा। मतलब अगर मान लो ये इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, तो हर सेगमेंट जो होगा छोटा छोटा पार्ट का इमेज बनाएगा, और फिर इन सारे पार्ट को ज्वाइंट करके, ठीक है, हर मतलब इमेज का एक छोटा सा टुकड़ा एक से बना, एक छोटा सा टुकड़ा एक से बना, और फिर सारे पार्ट को ज्वाइंट करके इमेज दिखती है। ऐसी इमेज को कहते हैं मोज़ेक विजन, मोज़ेक इमेज। और ऐसी इमेज बनाने के लिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसी वजह से इसकी आंख को क्या कहते हैं? कंपाउंड आई कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में जो कंपाउंड आई होती है वो मोज़ेक विजन प्रोवाइड करवाती है। और एक आई और होती है जो देखने में तो कुछ खास हेल्प नहीं करती क्योंकि देख नहीं पाती इससे, लेकिन आंख का एक और काम होता है कि लाइट का रिसेप्शन भी देती है। अपन आंखों से पता कर पाते हैं अपने आसपास लाइट इंटेंस है, डार्क है या कैसी, तो वो काम वो कौन कराती है? सिंपल आई, जिसे ओसिलाई कहते हैं। तो इसमें जो सिंपल आई होती है वो तो सिर्फ फोटो रिसेप्शन का काम करती है, और कंपाउंड आई जो होती है वो इमेज फॉर्मेशन बनाती है, मतलब इमेज बनाती है अपने अंदर, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनाती है। ऐसी इमेज को मोज़ेक विजन कहते हैं। इनमें स्टेटोसिस्ट होते हैं जो कि बेसिकली क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो ये 3 इनमें क्या होते हैं? सेंसरी ऑर्गन है। एंटीना जो होगा ये एक तरह का अपेंडेज है, और ये भी जॉइंटेड अपेंडेज है। ठीक है, बात आती है स्केलेटन की। तो हाँ, आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन होता है, और किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो देखो अपनी बुक में यहां लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस पढ़ाया जाता है। हनी बी एक तरह का इंसेक्ट है, इसका मतलब ये भी एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट जनरेशन बनाने को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब ये कैसा मोड हुआ? एसेक्सुअल मोड हुआ। तो इनमें एसेक्सुअल मोड होता है, और किस मोड से होता है? पार्थिनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के नेक्स्ट जनरेशन बनती है। ऐसा किस में होता है? हनी बी में। ठीक है, तो अपने 12th में आएगा इसलिए मैंने लिखवा दिया, याद रख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें जो भी मेंबर होते हैं डायोसियस होते हैं, मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, और उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होते हैं। आप बाहर से देखकर बता सकते हो कौन सा मेल कॉकरोच है, कौन सा फीमेल कॉकरोच है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली क्या होता है? इंटरनल, लेकिन कुछ मेंबर जो होते हैं एक्सटर्नल
वो क्या शो कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं। क्यों शो कर सकते हैं, ये अपन ने फर्टिलाइजेशन वर्ड लिखा ही नहीं, तो ये फर्टिलाइजेशन की ही बात चल रही है। तो इनमें जनरली तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल, लेकिन कुछ मेंबर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, और कौन से मेंबर जो एक्वेटिक है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर सकते हैं। ज्यादातर इनके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एग देते हैं, इसलिए ज्यादातर मेंबर कैसे हैं, ओविपेरस है। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। तो अपनी बुक में यहां पर जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको कैटेगराइज भी कर रखा है। पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट इंसेक्ट है, जो अपने लिए कुछ काम के। तो कौन कौन से है, एक तो है एपिस। एपिस कौन सी होती है, हनी बी। हनी बी जो होती है उसका जीनस है एपिस, ठीक है। स्पीसीज इंडिका, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा अलग अलग होते हैं, अपन को सिर्फ एपिस नाम याद रखना है। सिल्क वॉर्म, इसका जीनस क्या होता है, बॉम्बेक्स। इससे अपन क्या ऑब्टेन करते हैं, सिल्क ऑब्टेन करते हैं। एक होता है लैक इंसेक्ट, लेसिफेर, लेसिफर, लेका, अलग अलग स्पीसीज होती है। तो लेसिफर जो होता है वो लैक इंसेक्ट का जीनस है, ठीक है। तो ये तीन जो इंसेक्ट लिखा है रखे, ये अपने क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के, इससे अपन को अपने कुछ फायदे की चीजें मिलती है। फिर आते हैं वेक्टर। वेक्टर ऐसे आर्थ्रोपोड को कहते हैं जो खुद डिजीज नहीं फैलाते, लेकिन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को फैलाते हैं, मतलब उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैथोजन की वजह से होता है, लेकिन वो प्लाज्मोडियम ऐसे उड़कर मेरे अंदर नहीं आ सकता। तो मेरे अंदर उसको कौन पहुंचाएगा, मॉस्किटो पहुंचाएगा। तो मॉस्किटो एक तरह का क्या है, पहुंचाने का जरिया है, उसे कहते हैं वेक्टर। तो यहां पर तीन ऐसे दे रखे और तीनों ही मॉस्किटो ही दे रखे। एक है एनाफ्लीज जो मलेरिया फैलाती है, एक क्यूलेक्स जो वुचेरेरियसिस, मतलब मैंने एक पीछे में बताया था वुचेरेरिया, एक मतलब बताया था अपने, किस में बताया था, अपने एसके हेलमंथीज में अपन ने करा था। तो वो अपनी बॉडी में एंटर कैसे करेगा, इस वाले से करेगा, क्यूलिक्स जो मॉस्किटो होता है उससे। एक होता है एडिस मॉस्किटो, इससे अपन को डेंगू फैलता है, ठीक है। तो ये तीनों जो मॉस्किटो है ये खुद डिजीज नहीं करते, लेकिन डिजीज कॉजिंग जो पैथोजन है उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ग्रिगेरियस पेस्ट लिखा हुआ है। और जो पेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रिगेरियस का मतलब ये सब झुंड में रहते हैं, ठीक है। लोकस्टा या लोकस्ट टिड्डे जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। एक है लिविंग फॉसिल, ल्यूम्यूलस, किंग क्रैब। किंग क्रैब क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। अगर आपको पूछे कि इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है, तो अभी तक अपन बहुत सारे लिविंग फॉसिल पढ़ चुके हैं। आप में से जिस बच्चे को भी शुरू से अभी तक जितने लिविंग फॉसिल्स मैंने कराए सब याद हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, चाहे आप देख के भी लिखें। तो बताइए कौन कौन से अभी तक लिविंग फॉसिल्स अभी तक आ चुके हैं। आगे के ना लिखें, आपने कहीं और से पढ़े हो, आगे के ना लिखें, अभी तक जो आ चुके हैं अपने 1 से लेकर 4th चैप्टर तक, उन सब का नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये लिविंग फॉसिल्स होता है। किंग क्रैब ये एक आर्थ्रोपोड है। अगर पूछे ऐसा एक एग्जांपल बताओ जो आर्थ्रोपोडा का है और लिविंग फॉसिल है, तो अपन को किंग क्रैब या लिम्यूलस का एग्जांपल देना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी अपनी बुक में, जहां ये लिखा हो वहां तो नहीं लिखा हो, लेकिन जो डायग्राम बने हुए उसके नीचे लिखा हुआ है। स्कॉर्पियन भी एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, प्रॉन भी एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बटरफ्लाई भी एक आर्थ्रोपोडा की मेंबर है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट देखो, नॉन कॉर्डेट में से कुछ नॉन कॉर्डेट टेरिस्ट्रियल भी हुए, मतलब पानी में तो है बहुत सारे नॉन कॉर्डेट, लेकिन कुछ जो है जमीन पे भी रहने लगे। लेकिन उनमें सबसे सक्सेसफुली जमीन पे सरवाइव कौन कर पाए, आर्थ्रोपोडा के मेंबर। तो आर्थ्रोपोडा आर मोस्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल मतलब नॉन कॉर्डेट्स हैं। अगर आपको पूछे नॉन कॉर्डेटा में सबसे अच्छे से जमीन पे कौन रह पाए, तो वो आर्थ्रोपोडा रह पाए। और इसका कारण है जॉइंटेड अपेंडेज, जिसमें से कुछ सेंसरी ऑर्गन है, काइटिन की बनी हुई उनका एक्सोस्केलेटन, ये उसमें हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में अपन ने 2 फाइलम अच्छे से किए, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जितना अपनी एनसीईआरटी बुक में जो मैं करवा रहा हूं उसी को अच्छे से करें, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। वो वैसे भी नहीं आने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।